नमस्कार, जवाब दो। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। आज दिल्ली में नीति आयोग की बड़ी बैठक थी। नीतीश कुमार को भी आना था लेकिन आए नहीं, जबकि बिहार में वो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए और आज देर रात तक उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। नीतीश ने मंगलवार को अपने सांसदों की बैठक भी बुलाई है। आरसीपी सिंह कल इस्तीफा दे चुके हैं और वो अब कह रहे हैं कि अवैध संपत्ति का आरोप लगाने वाले जेडीयू नेताओं पर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस करेंगे। नीतीश पटना में इतने एक्टिव है लेकिन दिल्ली क्यों नहीं आए, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आरसीपी सिंह एपिसोड का एक बैकग्राउंडर आपको बता देते हैं। आरसीपी सिंह इस वक्त में नीतीश के सबसे खास एक वक्त में नेता थे, इतने खास कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन गए थे। आरसीपी सिंह कुर्मी जाति से आते हैं, जिस जाति से नीतीश कुमार भी हैं। आरसीपी जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री बने, लेकिन उसके बाद उनकी नीतीश से खटक गई। नीतीश ने दोबारा राज्यसभा का टिकट नहीं दिया, जिससे केंद्र में उनका मंत्री पद चला गया। अब जेडीयू ने उन पर आय से ज्यादा, आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा दिया है, जिसके जवाब में आरसीपी सिंह ने एक लाइन का इस्तीफा लिखकर पार्टी छोड़ दी है। एक वक्त में आरसीपी को नीतीश में पीएम एलिमेंट नजर आता था, लेकिन अब कह रहे हैं कि 7 जन्म में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे। 7 जन्म में बोल रहा हूं, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। अभी पार्टी में बचा क्या है जी? इस पार्टी में कुछ बच गया है क्या? कार्यकर्ताओं को देखिए क्या हाल बना रखा है। साल भर से कार्यक्रम क्या है क्या? बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूंगा कि जहां काम होना है वहां चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। क्या करोगे इन लोगों का झोला ढो करके? अब बड़ा सवाल यह है कि आरसीपी सिंह इतनी बड़ी बड़ी बयानबाजी किसके दम पर कर रहे हैं? क्या उन्हें भरोसा या मुगालता है कि वो नीतीश के कुर्मी वोट काट लेंगे? क्या वो खुद को कुर्मी जाति के नीतीश जितना कद्दावर नेता समझते हैं? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में महाराष्ट्र जैसा सत्ता परिवर्तन होने वाला था, जिसकी आहट नीतीश को लग गई और उन्होंने आरसीपी सिंह का पत्ता काट दिया? आज बिहार की पॉलिटिक्स, बिहार की राजनीति के जरिए हम देश की राजनीति को समझने के लिए चर्चा करेंगे। हमारा सवाल है, नीतीश के कुर्मी वोट में दरार डाल पाएंगे क्या आरसीपी सिंह? और क्या मोदी नीतीश की दोस्ती का टाइम अब ओवर हो गया है? तो ये बड़े सवाल हैं, इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। पहले उनका परिचय करा दूं। माधवानंद साहब प्रवक्ता हैं जेडीयू के, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। डॉक्टर नवल किशोर प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ हैं, और अजय आलोक जाना माना चेहरा है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले माधवानंद साहब आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, पहला सवाल तो यही है कि आज बड़ी नीति आयोग की बैठक थी दिल्ली में, लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं आए और वहां राष्ट्रीय हथकरघा का एक प्रोग्राम चल रहा है, दिवस चल रहा है, उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोग्राम उनके रात तक लगे हुए हैं। तो पहला तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बैठक में नीतीश साहब क्यों नहीं आए? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी अभी कोविड से संक्रमित कुछ दिन पहले तक थे। स्वाभाविक है, कोविड के संक्रमण के कारण थोड़ा सा ट्रैवल करने के लिए परहेज करना भी जरूरी हो जाता है, और इसी कारण मुझे लगता है वो ट्रैवल नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसको अगर राजनीति से जोड़ना कि नीति आयोग की मीटिंग में वो अटेंड नहीं की, इसलिए गठबंधन में दरार पड़ गई और गठबंधन टूटने वाला है, मुझे नहीं लगता है कि इस बात का कयास भी लगाने की कोई आवश्यकता है। एक मजबूत गठबंधन है, इसमें कोई जो है सो डिनाई नहीं कर सकता है। हम सब लोग एक साथ हैं। अभी आप लोगों ने देखा राष्ट्रपति चुनाव में हम लोगों ने जो है एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन किया, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से फ़ोन पे बातचीत है किए। तो हर जितने भी इश्यूज़ हैं बातचीत होती रहती है, और ऐसा कयास लगाना अब राजनीति में है। राजनीति में लोग कयास लगाते रहते हैं, हर चीज़ का मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों को जो है हम लोग तो यही कर सकते हैं, आप कयास लगाते रहिए। सरकार तो चल रही है, अच्छी तरह सरकार चल रही है। तो आपका ये कहना है कि कयास लगा रहे हैं लोग, उसमें कोई दम नहीं है और सब कुछ ठीक है और गठबंधन जो है बराबर चल रहा है? खैर चलिए, इस पे डॉक्टर अजय आलोक भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन जरा जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, वो एक बार सुन ले, फिर मैं आपके पास वापस लौटूंगा। लेकिन उनकी पहचान बनाई नीतीश कुमार ने, लेकिन वह आदमी भी किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए, कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो है डूबता हुआ जहाज है। क्या जानते हो जनता दल यूनाइटेड के बारे में? क्या जानते हैं उस समता पार्टी के बारे में? समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का निर्माण कैसे हुआ है और किन संघर्ष के रास्ते से निर्माण हुआ है, उसका कोई ज्ञान है? एबीसीडी का ज्ञान है उनको? कोई ज्ञान नहीं।
कुछ नहीं जानते। वो कभी संघर्ष के साथी नहीं रहे, वो सत्ता के साथी रहे। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने तो उनके वो सचिव थे। 2009 के लोकसभा के चुनाव में उनकी इच्छा थी चुनाव लड़ने की लोकसभा की, मुख्यमंत्री ने कहा टिकट नहीं देंगे। 2010 में उनकी इच्छा थी, उन्होंने कहा चले जाइए, अगर इच्छा है तो राज्यसभा चले जाइए। उसके बाद पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव संगठन का दिया उन्होंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इस्तीफा देके उन्होंने बनाया। वो जो बार बार कहते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने उनको खुद इस्तीफा देके उनको बनाया। इस पार्टी के मालिक एक हैं और उसका नाम है श्री नीतीश कुमार जी। आज हमको उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है, तो हम बने नहीं हैं, हमको भी उन्होंने बनाया। केयर टेकर हैं। अब केयर टेकर अगर समझने लगे कि हम ही मालिक हो गए पार्टी के, ऐसा कहीं होता है? केयर टेकर मालिक हो जाता है? लेकिन अब वो भी बोल रहे हैं कि डूबता हुआ जहाज है। हम उनको बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जनता दल यूनाइटेड डूबता हुआ जहाज नहीं, दौड़ता हुआ जहाज है और आने वाले समय में ये पता चल जाए। हाँ, एक बात जरूर है कि कुछ लोग उस जहाज में छेद करके उसमें पानी घुसाना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार जी के हम पूरी पार्टी नीतीश कुमार जी का आभारी है कि उन्होंने ऐसे षड्यंत्र करने वाले लोगों को पहचान लिया और जहाज मरम्मत करके एकदम ठीक कर दिया। वो जहाज दौड़ेगा। लेकिन जहाज में जब पानी घुसता है तो कौन भागता है? सबसे पहले कौन भागता है? ये भागता है जो सत्ता के साथी है, जो संघर्ष के साथी नहीं है। सत्ता अगर उनके हाथ से चला गया तो स्वाभाविक है उनकी बौखलाहट। तो सत्ता जाने के कारण बौखलाहट है। और नीतीश कुमार जी ने षड्यंत्र को पहचान लिया। पहले भी कहे, हमने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार जी की संख्या जो 43 पर आ गई, वो जनाधार में कमी के कारण नहीं आई। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। और उस षड्यंत्र के प्रति अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं। कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं है। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। लेकिन आज ऐसे लोग भी बोल रहे हैं, अरे भाई कोई भी आदमी षड्यंत्र क्यों करते हो नीतीश कुमार जी को छोटा करने के लिए? नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक लंबी लकीर खींची है विकास की, लंबी लकीर खींची। अब अगर आप उसको पार करना चाहते हो तो उसके नीचे कोई लंबी लकीर खींचो। उस लकीर को मिटाने का क्यों प्रयास कर रहे हो? और जो षड्यंत्र नीतीश कुमार जी के खिलाफ होता है वो उसी का परिचायक है कि लकीर लोग मिटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लकीर मिटाने से मिटता नहीं है। नीतीश कुमार जी ने अमीट लकीर खींचा है जो किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा। संगठन के बारे में भी कहते हैं बहुत भारी संगठन कर दिए। भाई आप लोग बहुत लोग हैं यहाँ, बहुत पार्टी के कार्यकर्ता साथी भी हैं और आप प्रेस के लोग साथी भी हैं। 1 मार्च 2020 को कल भी उन्होंने कहा कि बूथ स्तर तक हमने संगठन को पहुंचा दिया। 1 मार्च 2020 को उन्होंने बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव का सम्मेलन बुलाया था। आप में से कई प्रेस के साथी इस बात के गवाह हैं। उन्होंने कितना दावा किया था कि कितना 3 लाख 5 लाख लोग आए थे कितना, वो भी रिकॉर्ड में हम प्रेस के साथियों से कहेंगे कि जरा उसको भी रिकॉर्ड निकाल के पुराना देख लीजिए कि कितने लोग आए थे और दावा कितना करते। यही संगठन है। इस पार्टी में ये कभी नहीं चला कि जहां जाना है
वहां जाने के एक दिन पहले माला भिजवा दीजिए और खुद जाके माला पहन लीजिए। यह संस्कृति इस पार्टी में कभी नहीं रही। हम लोगों ने संघर्ष किया। हम लोग माला भेजने वाले नहीं, हम लोग पोस्टर साट के, झंडा गाड़ के, झंडा लगा के, दरी बिछा के, मंच सजाने का काम किया है खुद। और उस संघर्ष से ये पार्टी बनी है जनता दल यूनाइटेड। इस पार्टी के बारे में उनको क्या मालूम? जो संघर्ष में रहेगा, जो संघर्ष देखेगा, उसको न पता रहेगा कि संघर्ष क्या होता है। ये पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी, और नीतीश कुमार जी ने 1994 से 2005 तक हजारों पूरे लाखों की संख्या में बिहार के जो समर्पित कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं के बल पर बिहार में 2005 में वो सत्ता में काबिज हुए और बिहार के मुख्यमंत्री बने। और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो विकास की लकीर खींची है, वो देश नहीं पूरे दुनिया में चर्चा का विषय। आज क्या क्या बोल रहे हैं भाई? कह रहे हैं भुंजा खाते हैं। अरे, और नीतीश कुमार जी भुंजा खाते हैं, इसमें भी आपको आपत्ति है? तो नीतीश कुमार जी भुंजा खाते हैं, काम नहीं करते, तो कम आप कर दिए बिहार में विकास। बिहार में इतना जो सड़क का जाल बिछा दिए, घर घर बिजली पहुंचा दिए, कानून व्यवस्था ठीक कर दिए, हर घर नल का जल पहुंचा दिए, हर गली गांव का गली और नली की पक्कीकरण करा दिए। आप करा दिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? क्या क्या बोलते हैं, लोगों को बात समझ में नहीं आती है। इसलिए आज संगठन जनता दल यूनाइटेड दौड़ेगा, और जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, पार्टी के जो वफादार कार्यकर्ता, पार्टी के नेता के प्रति समर्पित कार्यकर्ता जो हाशिए पर पहुंचा दिए गए थे, वो सब आज मुख्य धारा में है और नीतीश कुमार का झंडा लेके निकल चुके। उनको क्या मालूम है? देख रहे थे कि कह रहे थे कि कोई कार्यक्रम चला है, उनको क्या मालूम? अभी मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला किया जातीय गणना के सवाल पर, पार्टी ने पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के प्रति आभार यात्रा का कार्यक्रम बनाया और बिहार के हर जिला नहीं, हर प्रखंड में यह आभार यात्रा निकाला गया और उसमें पार्टी के कार्यकर्ता झंडा लेके और नीतीश कुमार की जय जयकार करते हुए सड़कों पर गए। पार्टी का क्या मालूम है? हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, सत्ता से अगर वो हट गए हैं तो उनको थोड़ा तकलीफ है, कष्ट है। तो कष्ट है तो कष्ट को झेलिए, क्या करिएगा। और बाकी तो उनको देर सवेर तो जाना ही था, इस्तीफा तो उन्होंने अभी दिया, देर सवेर तो उनको जाना ही था, इसलिए कि उनका तन यहां था और उनका मन कहीं और था। तो जब तन और मन अलग अलग जगह पर था तो देर सवेर तो जाना ही था उनको, इसमें कहां कोई दो रहा है। तो इसलिए हम लोगों को उनके इस्तीफे पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन कहना है कि अगर आपने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है तो अब अपना काम करिए, जहां मन करे स्वेच्छा से वहां चले जाइए। आपको कौन रोका? आप स्वतंत्र नागरिक हैं, आप स्वतंत्र नागरिक हैं। लेकिन इस पार्टी को नीतीश कुमार जी ने बनाया है और ये पार्टी आने वाले समय में दौड़ेगी, ये आप भी देखिएगा और हम सब लोग देखेंगे। बस मुझको इतनी ही बात करनी थी। और अभी और अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अजय आलोक साहब, अभी आपने लल्लन सिंह साहब को सुना, काफी तल्ख अंदाज में आज वो थे। वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि मालिक जेडीयू का केवल एक है और वो है नीतीश कुमार। हम सब केयर टेकर हैं, केयर टेकर कभी मालिक नहीं बन सकता। और उन्होंने कहा कि जानते ही क्या है आरसीपी सिंह जेडीयू के बारे में। एक वक्त जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, केंद्र में मंत्री रहा हो, आपका इतना एकदम राइट हैंड रहा हो, उसके बारे में इस तरह के शब्दावली प्रयोग की जा रही है। क्या कहेंगे इस पर आप अजय आलोक साहब? पंकज जी, मुझे थोड़ा मानसिकता पे आश्चर्य हो रहा है। राजनीतिक दल में कोई मालिक होता है?
तो राजनीतिक दल नहीं हुआ, मालिक तो जनता होती है। सेल्फ कंपनी हो गई जिसका कोई मालिक होता है। कोई राजनीतिक दल में मालिक कहां से हो गया? लोकतंत्र का खुले मंच से उपहास उड़ाते हुए अपने जनता दल यू को लोकतांत्रिक पार्टी से प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं कहूंगा, उसमें तो शेयर होल्डर होते हैं, पर्सनल पार्टी बना दी जिसके मालिक हो गए। अगर यही तरीका है पार्टी का, बहुत बढ़िया। हम लोग उस पार्टी के हिस्सा नहीं है। मुझे आरसीपी सिंह के बारे में कुछ नहीं कहना है, मैं भी जनता दल यू का हिस्सा था, मुझे हटा दिया गया। पार्टी विरोधी गतिविधि क्या होती है? पार्टी विरोधी गतिविधि तालिबानी जब हेल्थ वर्कर्स पे थूक रहे थे कोरोना के टाइम में, तो मैंने सरकार से कहा था कि इन सब तालिबानियों जो थूक रहे हैं हेल्थ वर्कर्स पे, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको शूट एट साइट कीजिए, उन पे कड़ी कार्रवाई कीजिए। बात अच्छी नहीं लगी, मुझसे कहा गया चुप रहो, वोट नहीं देते हैं तो क्या हुआ, सरकार चला रहे हैं, मत बोलिए ऐसे। हर जगह जब प्रदर्शन हो रहे थे अग्निवीर पे, जब बिहार में ट्रेनें जलाई जा रही थी, मैंने कहा सरकार से कार्रवाई करो, चुप रहो, होने दो। ये है पार्टी विरोधी गतिविधि। तो ठीक है, आज की तारीख में जो जनता दल यू में हो रहा है, बहुत अच्छा चीज हो रहा है। और मैं बता दे रहा हूं कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो स्वयं विवेक मर जाता है। नीतीश कुमार अब नाश कुमार की तरफ अग्रसर हो चुके हैं और बिहार का नाश करके ही मानेंगे, कर चुके हैं काफी हद तक, और उसी के कड़ी में ये सब काम हो रहा है। अफसोस है। नहीं, वो तो अजय आलोक साहब ये कह रहे थे, अभी आपने ललन सिंह साहब को सुना, उन्होंने कहा कि जो जहाज में छेद कर रहे थे उनको हमने किनारे कर दिया, अब जहाज एकदम रिपेयर हो चुका है और खूब दौड़ेगा अब। नहीं, वो तो ये इसलिए, एक मिनट, जहाज को दौड़ता हुआ भी मैंने पहली बार सुना है। जहाज के दौड़ने का मतलब हुआ कि जहाज पानी से निकल गया बाहर, तो खुद ही मान लिए ना। पानी चूहे में छेद कर रहे थे, जब जहाज में पानी भरता है तो कौन पहले भागता है? मतलब पानी भर गया जहाज में, जहाज को इसलिए दौड़ाने लगे, मतलब पानी से बाहर आ गया जहाज। खुद अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, मुझे समझ पे आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, माधव आनंद साहब जरा अब आपको मैं लाना चाहूंगा। देखिए, आप खुद ही कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है बीजेपी और जेडीयू में, तो कहां जाने के लिए आरसीपी सिंह को कहा जा रहा है? और आपने सुना डॉक्टर अजय आलोक क्या कुछ कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि यानी खुद ही मान बैठे कि जहाज पानी के बाहर आ गया। देखिए, मुझे अजय आलोक जी की बातों पे तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन निश्चित रूप से जो आरसीपी जी का जो मुद्दा है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिन बातों का जिक्र किया, अब वो पार्टी में नहीं है, पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, तो वो स्वतंत्र हैं। वो जहां चाहें, जहां उनका तन और जहां उनका मन, ये दोनों जहां करें वहां जाएं, वो स्वतंत्र हैं, क्योंकि पार्टी से उनका कोई नाता रहा नहीं और वो स्वतंत्र हैं। इन्हीं बातों का जिक्र जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। और स्वाभाविक है, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यानी जो उन्होंने कहा उसके अर्थ को समझने की आवश्यकता है। आप इंटरप्रेट अपने ढंग से कर सकते हैं। सर्वोच्च नेता जनता दल यूनाइटेड के आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, यह कहने में मुझे किसी को भी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, और उनके नेतृत्व में ही हम सब लोग काम कर रहे हैं। सर्वोच्च नेता हैं, यानी एक नेता होता है ऐसा कि जिनकी बातों को हम सब लोग सुनते हैं, वो है आदरणीय नीतीश कुमार जी, और उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं। इन्हीं बातों का जिक्र जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। और जहां तक गठबंधन की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी गठबंधन पे तो कुछ ऐसा बयान नहीं दिया कि गठबंधन बीजेपी के साथ क्या है नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि गठबंधन जो है मजबूत है, गठबंधन जो है सो अच्छी तरह है और सरकार चल रही है, आगे भी चलेगी, और निश्चित रूप से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में विकास हो रहा है वो आगे जो है सो बढ़ता जाएगा। चलिए, नवल किशोर साहब, जरा आप बताइए, आपकी जो खामोशी है थोड़ा परेशान और हैरान कर रही है। आप इतने खामोश क्यों? तेजस्वी यादव साहब जो हैं वो पानी पी पी कर कोसते थे आरसीपी सिंह को, अब वो खामोश है। क्या ये किसी तरह की इंडिकेशन है? आपकी खामोशी को क्या अर्थ निकालें उसका? हम किस बात पे खामोश है? हमारी जरूरत कहां पे? बिहार की राजनीति में जो चीज देखने को मिल रहा है पिछले 2 साल से, वो तो आपको सबको पता है कि सत्ता का लाभ लेने के लिए जो भाजपा है वो परेशान है। वो शुरू से ही कहते आ रही है कि अब मुख्यमंत्री हमें दे देना चाहिए। नहीं, अभी भाजपा कहां से आ गई सर? अभी तो जेडीयू पे बोलिए ना। आरसीपी सिंह ने पार्टी इस्तीफा दिया है, और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ललन सिंह, उनको भी आपने सुन लिया। यहां आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इसलिए आपकी खामोशी थोड़ा हैरान कर रही है। क्या फिर से एक होने वाले हैं? ललन सिंह ने अभी एक बात कही, पता नहीं आप क्यों नहीं समझ पाए। ललन सिंह ने बोली कि चुनाव के दौरान में चिराग मॉडल से हमें कम करने का प्रयास किया गया।
आज हमें तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है उसी मॉडल से, और ये मॉडल अगर काम करेगा तो हम भी दिखा देंगे। ये बात भी तो उन्होंने बोली। जनता दल यूनाइटेड क्या है और कहां है ये आप भी जानते हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को ये भी मालूम है कि जिस तरह चिराग को समाप्त कर दिया गया, जिस तरह मुकेश सहनी को मिटा दिया गया, उसी तरह से हो सकता है कि हमारे पर प्रयास किया जाएगा। एक गठबंधन दल के रूप में उनके ऊपर हर समय भाजपा के छोटे मोटे नेता से लेकर अध्यक्ष तक बात करते रहते हैं, तो ये बात की चिंता तो उनको होगी ना। नहीं, बीजेपी पर आप सर बोल रहे हैं, नवल किशोर जी बीजेपी पर बोल रहे हैं, मैं तो जेडीयू का सवाल कर रहा हूं आपसे, क्या फिर से तो नहीं एक होने वाले? ये क्या जेडीयू और भाजपा अलग है क्या? नहीं, पर आप जेडीयू का नाम नहीं ले रहे ना। अभी तक एक भी कमेंट आपकी पार्टी की तरफ से, तेजस्वी यादव साहब की तरफ से नहीं आया है। और किस तरह से आरसीपी सिंह को वो बोला करते थे, नीतीश कुमार के खिलाफ बोला करते थे कि धोखा दिया, चुनाव आपने मिलकर लड़ा और फिर छोड़ दिया, किनारा कर लिया जेडीयू ने और जाकर हाथ मिला लिया बीजेपी से, और अब सरकार में मुख्यमंत्री वो हैं, तो आपको तो बोलना चाहिए था। नहीं, तो आरसीपी सिंह के विषय में तो आप आज कहेंगे, कोई लोग आज उनको याद आते हैं, हम लोग तो बराबर करते रहे कि उनके नाम से एक टैक्स की वसूली होती थी और उस तरह से उन्होंने जदयू में अपनी भूमिका निभाई है। जदयू को आज पता चल गया होगा कि वो टैक्स है वो कहां पे जा रहा था और कैसे हो रहा था। जदयू के विषय में, आरसीपी सिंह के विषय में तो पूरा देश को पता है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है जो कि अब बिहार की राजनीति में होने जा रही है, इसी चीज का संकेत दिख रहा है, और उसमें भाजपा कहीं ना कहीं उसमें नायक है। इसलिए अगर राजनीति की समझ जो भी रखता है उसको दिखाई देगा कि इस क्रिया में, इस कारोबार में मुख्य कौन है वो तो पता चल जाएगा। जो अपने ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार को, जिसके साथ में सारा सम्मान मिला, सारा पहचान मिला, उसको खारिज कर रहा है और कह रहा है वो कुछ है ही नहीं, 7 जन्म में कुछ नहीं बन सकते हैं, इसका मतलब है कहीं और से आ रहा है ना। तो यहाँ पर तो हमारे अनुसार तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिसके इशारे पे ये काम हो रहा है, वो इशारे की पहचान करने के लिए जदयू ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि अगर उसके मन में कोई चीज है, कहीं जाना है तो जाओ। लेकिन सही बात यह है कि आज बिहार पिछले 2 साल से वैसे नेतृत्व और वैसे सहयोगी दल के नेतृत्व में सरकार चला रही है जहां पर कि बिहार के लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। 19 लाख रोजगार की बात करने वाले 19 रोजगार नहीं दे पाए हैं, 2 साल हो गया। भाजपा कहां है, क्या है और क्या करती है आपको तो मालूम है। एक व्यक्ति, ठीक है, आप बार बार भाजपा कर रहे हैं, जेडीयू कम कर रहे हैं। थोड़ा माधव आनंद साहब जरा आप समझाइए, बार बार ललन सिंह जी ने बात कही जहां जाना है जाएं, आरसीपी सिंह कहां जाने को वो कह रहे थे। और दूसरा, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुर्मी वोट का चक्कर है, कौन बड़ा कुर्मियों का नेता है, ये लड़ाई शायद नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच है और अब वो खुलकर सामने आएगी। पंकज जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी जाति की राजनीति नहीं जमात की राजनीति करते हैं, और किसी एक जाति तक अगर उनको आप सीमित कर दीजिए तो ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। किसी एक जाति को तो रिप्रेजेंट वो नहीं कर रहे हैं। बिहार वासियों की सेवा वो 17 साल से लगातार कर रहे हैं और बिहार वासी लगातार उनको आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। तो पहले एक जाति से जोड़ना कि कुर्मी वोट के कारण ऐसा, मुझे ये नहीं लगता, कहीं से भी ऐसी बातें करना जो है सो जायज नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि नवल किशोर जी ने कहा, जो मेरे अच्छे मित्र भी हैं, कि सरकार, मैं कह रहा हूँ क्या काम हो रहा है वो उनको भी दिख रहा है। पटना आज से पहले क्या था, 10 साल 15 साल पहले क्या था, और अभी की पटना की क्या स्थिति है या बिहार की क्या स्थिति है, यह सब लोगों को पता है। तो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ बिंदु ऐसे हैं जहां बीजेपी के साथ हम लोग का डिफरेंसेज रहा है, क्योंकि स्वाभाविक है 2 पार्टियां हैं, एक पार्टी तो है नहीं। अगर सभी विचारधारा, सभी बातें अगर समान ही हो जाए तो 2 पार्टी रहने की क्या आवश्यकता क्या थी। तो कुछ मुद्दे को लेकर डिफरेंसेस हैं, अभी भी डिफरेंसेस हम लोग के हैं, लेकिन गठबंधन तो एक क्या होता है। नहीं, चलिए, डॉक्टर नवल किशोर ने जवाब नहीं दिया, आप बता दीजिए माधव आनंद जी, क्या हम समझ लें कि फिर से एक होने जा रहे हैं आप और आरजेडी? आरजेडी और हम लोग, देखिए तो कि अभी ये सब का कयास लगाना कहीं उचित नहीं है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। मैं कहता हूं राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो ये होने जा रहा है। अजय आलोक साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, जमात की बात कर रहे हैं माधव आनंद, बात की क्या संभावना, वो तो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेंगे कि शीर्ष नेतृत्व क्या है। लेकिन अभी तो इतना है कि गठबंधन की सरकार चल रही है, गठबंधन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आने वाले भविष्य में क्या होगा, 2024 में क्या होगा, 2025 में क्या होगा, उस बात का तो अभी चर्चा करना भी उचित नहीं मुझे लगता है। अजय आलोक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी नहीं, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जिस तरह से ये चल रहा है
जिस तरह से ये चल रहा है वो कहीं से बिहार के लिए हितकर नहीं है। जिस तरह से संबंध चल रहा है, आप नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे, आप कोरोना से उभरे हैं, लेकिन पटना के सारे कार्यक्रम आप करेंगे, कल जनता दरबार आप करेंगे, आप राष्ट्रपति के सम्मान में भोज में नहीं जाएंगे, आप शपथ ग्रहण समारोह में नहीं, वो तो नहीं माधव जाएंगे। आनंद जी कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ये सब ठीक नहीं थी, तमाम अभी चीजें कोरोना हैं, से बाहर नीतीश आए हैं, को हम इसलिए लोग भी दूर जानते ट्रैवल हैं। करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। वो उन्होंने सफाई दी है नीतीश कुमार की तरफ से, माधव आनंद जी ने। चलिए वो ठीक है, माधव आनंद जी कह रहे हैं, मैं भी जानता हूं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं, और नीतीश जी क्या निर्णय लेते हैं वो किसी को अंतिम समय तक पता नहीं चलता है। तो इसलिए ये कह देना अभी कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो तो माधव जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम लोग दोनों के बस का नहीं है। ब्रह्मा भी नहीं जानते, वो नीतीश कुमार जानते हैं। निर्णय अगर लेना होगा तो वो निर्णय ले चुके हैं, और उनके निर्णय की झलक दिखती है। सिम्टम्स जिसको कहते हैं ना, डिजीज के पहले सिम्टम्स आने लगता है, तो सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं निर्णय जब भी ले। अच्छा माधव आनंद जी, देखिए अमित शाह जी ने अभी एक हफ्ते पहले ये बात कही है कि 2025 में भी हमारा गठबंधन इंटैक्ट रहने वाला है, लेकिन आप कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ना, ये तो विरोधाभास है। पंकज जी, भविष्य को किसने देखा है? आपने देखा है? मैं तो नहीं भविष्य को किसी ने देखा है। अब अभी अलायंस है, लेकिन 2024 की स्थिति क्या होगी, 2025 की स्थिति क्या होगी, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भविष्य में क्या होगा वो तो आने वाला भविष्य बताएगा। अभी तो वर्तमान की बात कर रहे हैं कि अभी जो है एक सरकार चल रही है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार चल रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। हाँ, गठबंधन में कुछ मतभेद होते हैं, मैं इस चीज को नकार नहीं रहा हूं, और वो पब्लिक डोमेन में भी है, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा इश्यूज नहीं है जिसके कारण गठबंधन जैसे टूट जाए। और स्वाभाविक है 2020 में जो हम लोगों के साथ हुआ और क्यों सीटें कम आई, उसका आकलन तो निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड ने किया ही है। किन कारणों से हमारी सीटें कम हुई, क्या रणनीति थी, किसकी कमी थी, किसने क्या किया नहीं किया। तो स्वाभाविक है कि पार्टी तो एक स्ट्रैटेजी के तहत चलती है कि आने वाले टाइम में अगले चुनाव में कोई इस तरह की कठिनाई न हो, इसके लिए पार्टी जो है सोच के और कदम स्टेप उठाने का काम किया है। तो अच्छा, मुझे लगता है हर पार्टी वो करती है जी। अच्छा नवल किशोर जी, जरा ये बताइए, तेजस्वी यादव की मैं बात करूं, बहुत वोकल रहते थे वो, हमेशा ये कहते थे कि बिहार की जनता से आरसीपी टैक्स वसूला जाता है और पूरी छूट देकर रखी है आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने। लेकिन अब फिर सवाल मेरा वही है कि अभी खामोशी क्यों है, कुछ भी कहा नहीं जा रहा। इतने गंभीर आरोप लगे हैं, इस्तीफा दे दिया आरसीपी सिंह ने, लेकिन आपकी तरफ से किसी भी नेता ने कुछ बोला नहीं अभी तक। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बात कही वो तो साबित हो गया। अब उसमें क्या कहना है? अब जो कहना है वो लोग तो कह रहे हैं। अजय आलोक जी हमको लगता है हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं कहने के लिए, लेकिन उनको ये बात तो मानना ही पड़ेगा ना कि जो कल तक वसूली करते थे आज वो पार्टी से बाहर हो गए, अपने आप बाहर हो गए। या क्या कारण था? हो सकता है कि अजय आलोक जी को मालूम हो, वो बताना चाहिए। तेजस्वी यादव पहले भी बिहार की जनता के सूचना के आधार पे, कार्यकर्ता के आधार पे, अधिकारी प्रशासन में जो चीजें चल रही थी उसके आधार पर उन्होंने ये बात कही थी। वो अपने आप तो बोले नहीं थे, बिहार में जो चीज चल रहा था उसको बिहार के स्तर पे, देश के स्तर पर उन्होंने ये बात कही थी, और आज वो साबित हो गया। और इस आधार पे अब वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, ये तो अजय आलोक जी भी अभी तय नहीं कर पाएंगे कि कहाँ जाएंगे। आरसीपी सिंह कहाँ जाएंगे, वो भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए ऐसे ही रहे, फिर बाद में जो तय करना होगा करेंगे। देखिए, इन सब के बीच बिहार का भविष्य चौपट हो रहा है। न वहां पे कोई क्लैरिटी है शासन में। वहां पे देखिए, गठबंधन दलों को भी मालूम है कि अगर चिराग समाप्त हो सकते हैं, अगर मुकेश सहनी समाप्त हो सकते हैं, तो जदयू जैसे दल का भी नंबर आ सकता है। इसलिए वहां पे, जो कि बिहार राजनीति में सबसे आगे रहा है, इसलिए वहां पर राजनीति का जवाब देने वाले लोग भी हैं, तो उनको इस बात की जानकारी है। हो सकता है इसका भी एक परिणाम हो। अजय आलोक साहब, किस तरह से देखें? देखिए, अभी माधव आनंद जी ने बोला, उससे पहले ललन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी, हमने भी सुनी। उन्होंने कहा कि विकास की एक नई लकीर, बड़ी लकीर खींची है नीतीश कुमार ने, और यहां नवल किशोर जी बोल रहे हैं कि गर्त में ले गए, बिहार को पीछे ले गए हैं। तो क्या जनता तो देखिए सब समझ रही है, सब सुन रही है, तो किस तरह से देखें? वो ये भी कहा गया है कि एक षड्यंत्र किया गया और नीतीश कुमार ने उस षड्यंत्र को पहचान लिया। नहीं, षड्यंत्र किया गया तो किसने षड्यंत्र किया भाई? आरजेडी कांग्रेस तो हमारे खिलाफ लड़ रही थी। खिलाफ लड़ने वाले लोग तो षड्यंत्र नहीं करते हैं, वो तो लड़ते हैं ना सामने सामने। तो सामने सामने की लड़ाई थी, षड्यंत्र किसने किया? नाम भी ले लें।
भाई अद्भुत अद्भुत है प्रयोग है और अद्भुत संयोग है। 2013 से 22 तक आरसीपी सिंह पे 58 प्लॉट लेने के आरोप लगे। 58 प्लॉट की रजिस्ट्री होती है, 58 प्लॉट पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है, तो भ्रष्टाचार कैसे हो गया भाई? आय का स्रोत क्लियर है, बिना पढ़े लिखे आप आरोप लगाएंगे। दूसरी बात, आरसीपी सिंह भ्रष्टाचार थे, वसूली करते थे। वसूली टैक्स कहां जाता था भाई? नंबर 2 थे, ये तो सबको ही मानते हैं। वसूली करते थे आरसीपी सिंह, तो वसूली टैक्स कहां जाता था? आप बता दीजिए। तो पहली बार मैंने ऐसी पार्टी देखी है जो अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पे ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिससे खुद पूरी की पूरी पार्टी, पूरा की पूरी सरकार और खुद नीतीश कुमार। अजय जी, मैं आपके पास आता हूं जरा। लल्लन सिंह ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा खुलासा भी किया है। लल्लन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की सीट घटाने के लिए साजिश रची जा रही है। जनता ने वोट देना कम नहीं किया, हमारे खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र किए गए। उन्होंने बाकायदा चिराग मॉडल की बात कही। लल्लन के बयान को आपको एक बार फिर सुनाते हैं, फिर जरा डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमने पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी की संख्या जो 43 पर आ गई, वो जनाधार में कमी के कारण नहीं आई। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई, और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। और उस षड्यंत्र के प्रति अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं। कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं है। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। माधव आनंद जी, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चिराग मॉडल की जो बात कही है, ये क्या चिराग मॉडल है, जरा आप बताइए। आप तो खंडन कर रहे थे। नहीं पंकज जी, तो बहुत क्लियर है, इसमें कुछ नया क्या लग रहा है आपको? चिराग मॉडल, चिराग पासवान ने जिस तरह जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को हराने की जैसे पूरी प्रयास की, वहां उम्मीदवार उतारे, और वहीं बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उसके अगेंस्ट में उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा, तो ये तो क्लियर संकेत माधव आनंद जी दूसरे चिराग मॉडल की बात कर रहे थे वो, दूसरे चिराग मॉडल की। दूसरे चिराग मॉडल की बात तो जगजाहिर है, आरसीपी सिंह की बात कर रहे थे वो, तो इसमें कौन सा जैसे नया मॉडल जो है, उसमें तो जब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आरसीपी जी पे था आज, तो उन्होंने आरसीपी सिंह का जिक्र किया। जिस तरह आरसीपी सिंह जो है, उन्होंने कहा कि तन कहीं और मन कहीं, तो जब आप तन मन दोनों एक साथ नहीं रख पाएंगे, एक पार्टी में नहीं रख पाएंगे, उस नेता के प्रति आपका तन मन दोनों नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं तो आप जिस विश्वसनीयता के साथ काम करते, तो आप मान रहे हैं कि बीजेपी आपको तोड़ रही है? मान रहे हैं आप ये बात? देखिए, बीजेपी तोड़ रही है क्या नहीं तोड़ रही है, एक तो एक अलग विषय है, ये तो उस पर मैं नहीं कुछ अभी बोल सकता हूं। लेकिन 2020 में जिस तरह के जो है प्रयोग किए गए जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ में, आप कहीं देखे हैं क्या पंकज जी की एक ही गठबंधन में कोई ऐसी पार्टी आवे जो कहे कि नहीं कि मैं बीजेपी का समर्थन करूंगा और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार का मैं विरोध करूंगा? तो भाई आप अनुमान लगा सकते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो हुई है। चलिए, हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं माधव आनंद जी। आपने खुद ही कहा है कि भविष्य में क्या होगा वो आपको मालूम नहीं, लेकिन जो आपकी खामोशी है, और हम देख रहे हैं कि नवल किशोर जी भी बोले नहीं हैं खुलकर, कुछ भी उन्होंने कहा नहीं। हालांकि इतना कोसा जाता था आरजेडी के नेताओं की तरफ से जेडीयू को, नीतीश कुमार को, आरसीपी सिंह को, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। खैर, आप लोग हमारे साथ जुड़े, माधव आनंद जी, डॉक्टर नवल किशोर, डॉक्टर अजय आलोक, आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।